हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरावली जियो अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर का ने जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। पहले हम देख चुके हैं, हमने पहले क्या क्या पढ़ा है। हमने एटमॉस्फेयर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे हुआ है, जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर बना था उसका कंपोजिशन क्या है, सेकंड एटमॉस्फेयर बना उसका कंपोजिशन क्या है, और जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है। और साथ ही साथ हमने स्ट्रेटोस्फीयर के ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और ये अपना लास्ट लाइन था लास्ट लेक्चर में कि द बॉटम ऑफ द आइसोथर्मल जोन मार्क द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, जो थर्मल जो जोन आया था जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, उसका जो बॉटम पार्ट था उसका जो टॉप पार्ट था, ठीक है, वो उस आइसोथर्म का जो बॉटम पार्ट था वो टॉप पार्ट था अपने ट्रोपोस्फियर का। वहां पर आपका ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा होता है। अब ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा होता है तो कौन सा लेयर स्टार्ट होगा? ठीक है, वहां पर स्टार्ट होगा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर होगा जस्ट ट्रोपोस्फियर के ऊपर वो स्ट्रेटोस्फियर होगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर और जो ट्रोपोस्फियर है उसके बीच में एक आइसोथर्मल जो जोन आया था जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। वो जो बाउंड्री है आइसोथर्मल जोन की वो कहलाता है ट्रोपोपोज। ठीक है, अब ये ट्रोपोपोज का जो हाइट होता है वो लोकेशन टू लोकेशन और सीजन टू सीजन वेरी करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे इक्वेटर है, आप इक्वेटर पे देखेंगे टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसका जो हाइट रहेगा इस ट्रोपोपोज का वो हाईएस्ट रहेगा इक्वेटर पे। और अगर आप पोलर रीजन की ओर जाओगे उधर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ इसका हाइट लो देखने को मिलेगा। ये लो हाइट पे ही आपको मिल जाएगा। इक्वेटोरियल रीजन पे ये थोड़ा सा हाइट पे देखने को मिलेगा। ट्रोपोपोज जो अब सीजन के हिसाब से भी ये वेरी करेगा, लोकेशन के हिसाब से देख लिया कि इक्वेटर पे हाई है, पोलर पे लो है। इसके अलावा ये सीजन के हिसाब से भी वेरी करेगा। अगर आप समर सीजन में बात करोगे, ठीक है, जैसे अभी जो चल रहा है, ठीक है, जून जुलाई वाला टाइम वो समर सीजन होगा, तो ये समर सीजन में हाईएस्ट हाइट पे देखने को मिलेगा। और अगर विंटर में देखोगे तो विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर कम रहता है। मैं नॉर्दर्न पोल की बात, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो विंटर में इसका हाइट लो देखने को मिलेगा। इन सम एरिया ट्रोपोपोज ब्रेक कोजिंग द मिक्सिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फियरिक एंड ट्रोपोस्फियरिक एयर। अब कुछ जगह क्या होता है, जो ये आइसोथर्मल जोन है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ मिक्सिंग हो रहा होता है, जो ट्रोपोस्फियरिक जो एयर होती है वो मिक्स हो रही होती है स्ट्रेटोस्फियरिक एयर के साथ में। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? ये जेट स्ट्रीम की प्रेजेंस की वजह से होता है। और ये जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये फास्ट मूविंग करंट्स होती है, बहुत तेज चलने वाली हवाएं होती है, एक नैरो बेल्ट के अंदर चलती है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है जेट स्ट्रीम वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे पूरा जो चैप्टर देखेंगे हम लोग जेट स्ट्रीम में, जेट स्ट्रीम का क्लासिफिकेशंस देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, कहाँ ये ब्लॉक करता है। ठीक है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि जो ये ट्रोपोपोज ब्रेक होता है कहीं कहीं पर, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रोपोस्फियरिक एयर स्ट्रेटोस्फियर एयर के साथ में मिक्स हो रहा होता है। अब जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा होता है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ जेट स्ट्रीम्स है। ठीक है, और ये जेट स्ट्रीम क्या होती है? फास्ट मूविंग एयर करंट्स होती है। ठीक है, जो कोई नेरो पाथ में क्या करेगा, ये ब्लो करता है, बहुत इसकी नेरो बेल्ट्स देखने को मिलती है। अब जेट स्ट्रीम जो जेट स्ट्रीम्स है इनका कितना मतलब स्पीड हो सकता है? तो ये 100 नॉट्स एक्सीड कर सकता है, ग्रेटर देन 100 नॉट्स हो सकता है। ये नॉट्स जो है स्पीड का यूनिट होता है। एक 1 नॉट जो इक्वल होता है 1.15 माइल पर आवर या फिर 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। ये 1 नॉट का वैल्यू है। ठीक है, ये पूछ चुका है फैक्चुअल, जो पार्ट बी होता है उसमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 1 नॉट इक्वल टू कितना होता है? 1.15 माइल पर आवर, और या फिर किलोमीटर पर आवर में हो तो 1.85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब इन द स्ट्रेटोस्फीयर द एयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट क्रिएटिंग ए टेम्परेचर इन्वर्जन। अब हमने ये देखा कि ट्रोपोस्फीयर जो था उसमें टेम्परेचर हाइट के साथ में डिक्रीज हो रहा होता है। कितना डिक्रीज हो रहा था? हाँ, हमने देखा था कि सरफेस पे जो टेम्परेचर था वो आपका 15 डिग्री था पहले। फिर जैसे जैसे हाइट पे जाते गए, जैसे ही हम ट्रोपोपॉज पे पहुंच रहे हैं तो टेम्परेचर -60 के अराउंड हो गया है। ठीक है, ये बात बता रहा हूँ मैं ट्रोपोस्फियर के लिए। लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर में चलेंगे तो यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ में इंक्रीज हो रहा होता है। अब कितना हो रहा होता है, ये आपको अगर टेम्परेचर वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो ये देखा होगा कि अपना जो ट्रोपोपोज है वहाँ पर टेम्परेचर जो है -60 है, और जो स्ट्रेटोपोज है वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो ये -60 से लेकर 0 डिग्री तक इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल रहेगा वही ठंडा, इतना भी गर्म नहीं आएगा कि आप सोचो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो टेम्परेचर फिर भी 0 डिग्री तक चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ में, और ये जो इंक्रीज होता है उससे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब रिवर्स कंडीशन हो गई है। आमतौर पर क्या होता है, हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ इन्वर्जन हो गया, हाइट के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि द इन्वर्जन एंड आइसोथर्मल लेयर लिमिट्स वर्टिकल एयर मूवमेंट फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर। वर्टिकल मोशन विद इन द स्ट्रेटोस्फियर इज ऑल्सो रिड्यूस मेकिंग इट्स स्ट्रेटिफाइड लेयर। अब इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि इन्वर्जन एंड आइसोथर्मल लेयर लिमिट द वर्टिकल एयर मूवमेंट फ्रॉम ट्रोपोस्फियर। अब एयर का जो मूवमेंट होता है उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि एयर जो होता है, जैसे वार्म एयर है, वार्म एयर लाइट एयर होगी, वो क्या करेगी, राइज करेगी, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्वर्जन हो गया है। इन्वर्जन होने से क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि अब आप टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर देखो, टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर कितना है, -60 है। ठीक है, अब जो -60 वाली जो एयर है, ठीक है, इतना पहले ही वो कितनी कोल्ड है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है। अब माइनस वाली जो कोल्ड एयर है, ट्रोपोस्फियर में क्या है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म है तो वहाँ वार्म एयर है। अब ऑलरेडी कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर को क्रॉस करके नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से बैरियर का काम करेगा। यहाँ पर आपको वर्टिकल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा एयर का, क्योंकि ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है ऊपर का। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा टेम्परेचर वार्म है एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फियर, तो कोल्ड एयर जो है वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेंस है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपका वर्टिकल जो एयर का जो मूवमेंट है वो नहीं देखने को मिलेगा। अब ये वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो इसका क्या होगा कि ये स्ट्रैटिफाइड लेयर बन जाएगी। स्ट्रैटिफाइड का मतलब वही लेयर में कैसे, जैसे ट्रोपोस्फियर में हमने देख रहे हैं कि ऊपर कोल्ड एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फियर में भी यही होगा कि नीचे आपका कोल्ड एयर होगा और ऊपर टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वार्म जो टेम्परेचर होने की वजह से वार्म लेयर्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे ही नीचे क्या होगा, कोल्ड लेयर्स होगी, और ऊपर जो होगा वार्म लेयर्स होगी। इस तरह से ये जो स्ट्रेटोस्फियर है वो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा टेम्परेचर होता क्यों है, ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये प्रेजेंस ऑफ ओजोन की वजह से है। क्योंकि ओजोन यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ओजोन क्या करता है, जो सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वर्ड ध्यान रखना, मैं एब्जॉर्ब बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा था कि ओजोन जो है सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है या ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है स्ट्रेटोस्फियर का। ओजोन जो है मैंने बता ही दिया कि अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसकी वजह से वार्मिंग देखने को मिलेगा वहाँ। ठीक है, अगर ओजोन नहीं होगा तो अपना जो स्ट्रेटोस्फियर है वो ट्रोपोस्फियर की तरह ही होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा अगर हम ओजोन को हटा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ओजोन नहीं होगा तो स्ट्रेटोस्फियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाइट के साथ अगर ओजोन एब्सेंट होगा तो। ठीक है,
मैक्सिमम जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो 25 किलोमीटर के अराउंड होता है। किस लैटिट्यूड पोजीशन पे? मिडिल लैटिट्यूड पे, ठीक है। 30 टू 60 अराउंड ये समझ लो। अभी जो ये मिडिल लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के अबाउ, और 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बिलो वाला जो लैटिट्यूडनल पोजीशन होगी वो मिडिल लैटिट्यूड होते हैं। तो वहाँ पर जो आपका ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन 25 किलोमीटर के अराउंड होगा, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फियरिक एयर टेम्परेचर पीक पे होता है वो 50 किलोमीटर पे होता है। अब ये पीक पे कितना टेम्परेचर होगा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये कोई खास टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ 0 डिग्री के अराउंड होगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियरिक एयर टेम्परेचर जो पीक पे होगा वो 50 किलोमीटर हाइट पे होगा, और कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और अगर आप बॉटम की बात करोगे यहाँ तो -60 देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर के। एयर एट द 50 किलोमीटर वो बहुत ही लेस डेंस होती है, तो एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी हीट द फ्यूअर मॉलिक्यूल मोर इंटेंसली। अब देखो लेस डेंस एयर होगा तो वहाँ क्या होगा, कुछ ही मॉलिक्यूल्स आपके सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, ठीक है। या आसानी से वो वार्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ओके। तो 50 किलोमीटर के अराउंड इसमें लेस डेंस होगा। लेस डेंस क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ मैक्सिमम होगा इस लेयर का, ठीक है। होगा 0 डिग्री, लेकिन -60 से 0 तक गए हैं तो टेम्परेचर वार्म हुआ है, ठीक है। अगला, द मोस्ट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। नॉट रीचिंग एट द ओजोन मैक्सिमम लेवल। जो मोस्ट ऑफ सोलर एनर्जी है एब्जॉर्ब हो जाएगी अपर स्ट्रेटोस्फियर में, ओजोन मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंचेगा। एनर्जी ट्रांसफर डाउनवर्ड इज स्लो ड्यू टू द लो एयर डेंसिटी एट द हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। जो ऊपर की और, क्योंकि टेम्परेचर हाई है वहाँ, हाई का मतलब ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन हाँ हाई है एज कम्पेयर टू लोअर स्ट्रेटोस्फियर, तो वहाँ क्या होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर डाउनवर्ड है वो स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि एयर डेंसिटी लो है। अब लो डेंसिटी नीचे की ओर तो आएगा नहीं, ठीक है। हाई डेंसिटी वाला हो सकता है नीचे की ओर आए, तो वहाँ एनर्जी ट्रांसफर कम देखने को मिलेगा। अब टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो ही रहा होता है। एट द 30 किलोमीटर एक्सट्रीमली कोल्ड देखने को मिलेगा आपका। 30 किलोमीटर जो हाइट रहेगा, जैसे 11 किलोमीटर से ही स्टार्ट हो जाता है अपना स्ट्रेटोस्फियर, लेकिन 30 किलोमीटर के अराउंड जो टेम्परेचर होगा वो -46 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, ठीक है। At this altitude, temperature over polar region can vary greatly week to week. जो इस altitude पे polar region का temperature है वो vary करेगा। अब ये एक ऐसा देखने को मिला है कि जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वहाँ अचानक से वार्मिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सडन जो स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर अचानक से ही 50 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। कुछ ही वीक में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, और ये जो फिनोमिना है इसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर कुछ ही वीक में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, अराउंड 50 डिग्री चला जाए, तो इसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन तो ये क्यों होता है अभी इस पे फुली हम अंडरस्टूड नहीं कर पाए हैं इसको, इस पे अभी रिसर्च चल रही है कि ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली इसका पता अभी नहीं लगा है, ठीक है। ये रिसर्च का ऑनगोइंग पॉइंट है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग कैन इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न ऑफ वीक अक्रॉस द लार्ज एरिया। जो ये अचानक से टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर का बढ़ता है उससे क्या होता है, वेदर पैटर्न पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है ये अचानक से टेम्परेचर का बढ़ना। अब इसके ऊपर कौन सा लेयर होगा, स्ट्रेटोस्फियर हमने कवर किया है, मेसोस्फियर, ठीक है। मेसोस्फियर का हाइट क्या हो जाएगा, ये 50 टू 85 किलोमीटर के अराउंड इसका हाइट होगा, ठीक है। तो ये जस्ट अबाउ होगा अपने स्ट्रेटोस्फियर के। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, ठीक है। अब जो ये मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री होगी उसको हम स्ट्रेटोपोज बोलेंगे, ठीक है। और ये टेम्परेचर कितना कितना हाइट पे होगा, 50 किलोमीटर। या फिर आपको इसका टेम्परेचर पूछ ले तो टेम्परेचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर होगा यहाँ का 0 डिग्री, ठीक है।
ये बहुत ही एयर एट द स्ट्रेटोपोज इज एक्सट्रीमली थिन, क्योंकि ये 0 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ, तो एक्सट्रीमली थिन देखने को मिलेगी। अब स्ट्रेटोस्फेरिक प्रेशर आर एवरेज अराउंड 1 मिलीबार, ठीक है, क्योंकि ये 32 से बियॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 99% एटमॉस्फेयर जो है वो लाई करता है बिलो 32 किलोमीटर। तो यहाँ जो एवरेज अराउंड 1 मिलीबार होगा, ठीक है, प्रेशर। ओनली 0.1 एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स आर अबाउ दिस लेवल, बहुत ही कम एटमॉस्फेयर है, 0.1% ही है अबाउ दिस, ठीक है। 99% जो है एयर एटमॉस्फेरिक जो मास होगा वो इस स्ट्रेटोपोज के बिलो ही रह जाएगा, ठीक है। सारा एटमॉस्फेयर इसके बिलो है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परसेंटेज जो है वो सिमिलर होता है, जैसे सी लेवल पे देखने को मिला था, और मैंने ये बात बताई भी थी कि जो मेसोस्फीयर तक जो होता है, जो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहेगा। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अपने को ट्रोपोस्फियर में मिलेगा वो स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगा, वो मेसोस्फियर में मिलेगा। ये रेशियो अराउंड 80 किलोमीटर तक जो है कॉमन ही रहता है। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर में जो ट्रोपोस्फियर में है वो ही रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिमिलर रेशियो होगा जैसा सी लेवल के है, ठीक है। एयर डेंसिटी जो है वो लो देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी अब एयर डेंसिटी लो? एक चीज़ दिमाग में लगाओ, ठीक है, यहाँ बहुत समझने की चीज़ है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब जैसे ट्रोपोस्फियर में है वैसे ही अगर मेसोस्फियर में है तो एयर डेंसिटी लो कैसे हुआ? ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। तो देखो, डेंसिटी, इसके लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आना जरूरी है कि डेंसिटी क्या होता है, m/v, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ देखो, जब हम जैसे ही मेसोस्फीयर में गए हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फियर जो था वो सरफेस से 11 किलोमीटर तक ही था, लेकिन मेसोस्फियर जो है वो 50 to 85 किलोमीटर है। तो वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगा यहाँ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया है, तो एयर डेंसिटी मेसोस्फीयर का कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि यहाँ जो ब्रीदिंग होगा, अब ऑक्सीजन देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब देखो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ऑक्सीजन है तो उतना ही 21%, लेकिन पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो कम हो गया है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ऑक्सीजन है उतना ही लेकिन एक बड़े एरिया में है वो उतना का उतना, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन लेस होगा तो यहाँ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा अपने को, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, या फिर ऑक्सीजन स्टार्वेशन हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन को। अब यहाँ अगर पायलट कोई एरोप्लेन लेके जा रहा है तो बियॉन्ड जो 3 किलोमीटर है वो विदाउट ऑक्सीजन जो होगा उसको हाइपोक्सिया का रिस्क रहेगा, है ना। हाइपोक्सिया ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाली एक बीमारी हो जाएगी, है हाइपोक्सिया बोलेंगे इसको, मतलब लेस ऑक्सीजन कह सकते हैं, हाइपोक्सिया। द मेसोस्फीयर पोज द सेवरल डेंजर इफेक्ट देन ह्यूमन बॉडी, वहाँ बहुत सारे डेंजर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन ज़्यादा है वहाँ, तो ये क्या कर देगा, बर्न कर देगा तुरंत ही वहाँ, सीवियर बर्न, और स्किन पे क्या होगा, टैनिंग देखने को मिलेगा, बहुत जला देगा एक तरह से ये। अब यहाँ पर देखो प्रेशर बहुत कम है, इस प्रेशर लो प्रेशर होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अपना ब्लड बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है, ब्लड बॉयल होने लग जाएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही, ठीक है। इसके अलावा एयर टेम्परेचर जो है मेसोस्फीयर का वो डिक्रीज होता है हाइट के साथ में, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ रहा था, ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज हो रहा था, तो इसमें भी जो ये मेसोस्फीयर है यहाँ भी डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ओजोन का प्रेजेंस नहीं है, ओजोन एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ डिक्रीज होता है, ठीक है। अब ओजोन नहीं है मतलब यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सोलर रेडिएशन का, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा होता है। molecules लॉस मोर एनर्जी देन द गेन कोजिंग द कूलिंग। अब हो क्या रहा है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं, लॉस ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो कूल होता जा रहा है, ठीक है, मेसोस्फीयर। और
टेम्परेचर कहाँ तक जाकर के ड्रॉप होगा, 85 किलोमीटर तक ये जाकर के ड्रॉप होगा। मतलब जो अपना मेसोस्फीयर का मैक्सिमम हाइट है वहाँ तक टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलेगा, और इस 85 किलोमीटर पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो अराउंड -90 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सी लेयर का होगा, तो मेसोस्फीयर का, या फिर आपको स्पेसिफिक दे दे मेसोपोज, तो ये वहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मैंने बताया कि ट्रोपोपोज का जो टेम्परेचर है -60 के अराउंड, स्ट्रेटोपोज का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के अराउंड, और फिर जो अपना मेसोपोज होता है वहाँ टेम्परेचर -90 होता है। ठीक है, ये आपको फैक्चुअल चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो ये अपना जो था मेसोस्फीयर के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स CSIR नेट या सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले पार्ट में हम लोग जो है अपना आयनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, ये सब देखने वाले हैं। ओके, सो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख पाएँ आप इस वीडियो के ज़रिए। सो थैंक यू।